यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और एक प्यारे से पल को दिखाया जाता है जहाँ पर टियन अपनी माँ के बनाए कपड़े को लेकर सो जाती है और प्यार से कहती रहती है कि मुझे तो इससे प्यार हो गया है, इसमें माँ की आरामदायक खुशबू है। अचानक से दोनों भाई भी वहाँ आ जाते हैं और वो कहते रहते हैं कि टियन आजकल माँ के कमरे में ज्यादा रहती है और दूसरा भाई कहता है कि हाँ आपने ठीक कहा, हम भी यहाँ अक्सर आया करते थे। वह टियन के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि अब जब हम एक साथ है तो एक साथ बड़े होंगे और दूसरा भाई कहता है कि ठीक कहा, हम अभी भी बच्चे हैं और हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। वो दोनों भाई भी टियन के पास आकर लेट जाते हैं और कहते रहते हैं कि अगर टियन चाहती है तो हम उसके पास यहाँ सोने वाले हैं। और टियन यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वह सोचती रहती है कि माँ की खुशबू उन्हें भी अच्छी लग रही होगी। कुछ सालों पहले जब वह दोनों इस कमरे में आते थे तो एक भाई कहता था कि मुझे माँ की याद आ रही है और दूसरा भाई कहता था कि इस तरह की बातें करना बंद करो, आप बड़े हो गए हो। और वह चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने आपको कहा ना मुझे माँ की याद आ रही है क्योंकि वह यहाँ पर नहीं है। और दूसरा भाई चिल्लाते हुए कहता है चुप रहो, अगर पिताजी यह सुनेंगे तो वह भी दुखी हो जाएंगे, इसीलिए आपको चुप रहना चाहिए। वो दोनों ही इस बात पर लड़ाई करने लग जाते हैं और कहते रहते हैं कि नहीं मुझे याद आ रही है और दूसरा वाला कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा इमेच्योर हो। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और प्रेजेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर उनके पिता उन्हें ढूंढ रहे थे और सभी बच्चों को एक साथ देखकर वह कहते रहते हैं कि तो वह सभी यहाँ पर हैं। उनके पिता भी उनके पास आकर बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं कि लीना मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, हमारे सभी बच्चे एक साथ हैं और एक साथ बड़े हो रहे हैं। बैक टू द स्टोरी, टियन अपनी माँ के बारे में सोचकर उसके कपड़ों को गले लगा लेती है और जोर से रोने लगती है। यह देखकर वहाँ खड़े सभी लोग भी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी लीना की कमी महसूस हो रही थी। कुछ समय बाद अंकल स्टेफेनो भी वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों भाइयों को देखकर कहते रहते हैं कि हमारे जुड़वा बच्चे, जब से मैंने आपको पहले देखा था उससे आप काफी बड़े हो गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही आप इतने बड़े हो जाओगे कि इस छत को भी छूने लगोगे। टियन कहता रहता है कि लेकिन हम कुछ समय पहले ही तो मिले हैं। और अंकल स्टेफियन कहते रहते हैं कि क्या तुम्हें पुराने दिनों के अभी भी याद है, वार्म वार्म, बहुत ही ज्यादा गरम गरम। आंटी टियन अपने भाई से बातें करती रहती है और कहती रहती है कि तो क्या आप भी यहाँ से अगले हफ्ते ही चले जाएंगे भैया। दूसरी ओर अंकल स्टेफियन दोनों भाइयों को विंड के मजे दे रहे थे और वो हवा में उड़ रहे थे। ड्यूक कार्सेस कहते हैं कि हाँ आपने ठीक कहा, चूंकि आपने मुझे उपहार में जो घोड़ा दिया था वह अभी भी मेरे पास है, इसीलिए जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैपिटल में स्थित विला की तैयारी अभी भी चल रही है। आंटी एटियन कहती है कि क्या सच में यदि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, वॉल्फगैंग की ओर से आपूर्ति का परिवहन करना अधिक तेजी से हो पाएगा। उनकी बातों को सुनकर टियन आश्चर्य से कहती है कि क्या सच में आपका कैपिटल में एक विला भी है। और ड्यूक कार्सेस कहते हैं कि हाँ आपने ठीक सुना, हमारा वहाँ एक विला है और लुमिनेरिया के दौरान हम वही रहेंगे। इसके अलावा सभी नोबल फैमिलीज के पास शाही महल के पास में ही विला है और फेस्टिवल के दौरान समय समय पर हमारा उनसे सामना होता ही रहता है। यह सुनकर टियन अपनी स्कर्ट को घबराते हुए पकड़ती है और सोचती रहती है कि अन्य नोबल फैमिली भी उन्होंने कहा था कि वह सभी नोबल फैमिलीज एस्टीरियन को एक दुश्मन के रूप में देखेंगे, लेकिन अब सब ठीक है, मैं इतनी ज्यादा नहीं डरती हूँ और एस्टीरियन सबसे मजबूत घर है, इसीलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही वॉल्फगैंग परिवार भी हमारे साथ ही है और जब हम वहाँ जाएंगे तो मैं गरिमा और आत्मविश्वास के साथ अपना पूरा कार्य करूंगी और दूसरी नोबल फैमिलियों को दिखा दूंगी कि एस्टीरियन की ताकत कितनी पावरफुल है। टियन को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर लेडी एटियन कहती रहती है कि ओ इसे देखकर मुझे पुराने दिनों की याद आ रही है, हम भी इसी तरह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते थे। लेडी एटियन टियन के सर को सहलाते हुए कहती है कि आपके माता पिता की पहली मुलाकात भी लुमिनेरिया में हुई थी और साथ ही हम भी अपने पार्टनर से लुमिनेरिया में ही मिले थे और उस समय मैंने सोचा था कि आपके पिता कहीं पर शर्माते हुए एक जगह अकेले में बैठ गए होंगे। यह सुनकर ड्यूक कार्सेस कहते हैं कि एटियन उस स्टोरी के बारे में बात मत करो, उनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब लेडी लीना 6 साल की थी और तुम्हारे पिता 8 साल के थे। वो दोनों ही फेस्टिवल में टकरा जाते हैं और कार्सेस कहते रहते हैं कि यंग लेडी आपको एस्टीरियन के युवा मास्टर से नहीं टकराना चाहिए। यह सुनकर लीना उनसे झगड़ने लगती है। यह देखकर उनका सर्वेंट कहता रहता है यंग मास्टर नहीं, आप ठीक तो हैं। कार्सेस लीना से हार जाते हैं और लीना कहती रहती है कि मैं जीत गई और उसकी बातों को सुनकर ड्यूक कार्सेस कहते रहते हैं कि अभी तक आप ठीक से अपने एनिमल फॉर्म में बात भी नहीं कर सकती हैं। यह सुनकर लीना उसे फेंक देती है और
सभी लोग चिल्लाते रहते हैं, यंग मास्टर आखिर यह क्या हो रहा है, क्या वह एस्टेरियन है। उनकी दूसरी मुलाकात लीना की 9 साल की उम्र में होती है और वो स्माइल करते हुए कहती है कि कार्सस एस्टेरियन, हमें मिले हुए काफी समय हो गया है ना। उस समय कार्सस 11 साल के थे। लीना कहती रहती है कि क्या मैंने तुम्हें जो काटने का निशान दिया था, क्या वह ठीक हो गया है। यह सुनकर कार्सस हल्का सा गुस्सा होते हुए कहते हैं, लीना एस्टेरियन, वह ठीक हो गया है। यह सुनकर लीना कहती है कि क्या सच में, और कार्सस कहते रहते हैं कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं किसी बेवकूफ के काटे जाने के निशान की परवाह करता हूँ। लेकिन मन ही मन में कार्सस सोचते रहते हैं कि वह निशान अभी भी ठीक नहीं हुआ है, वैसे का वैसे ही है। लीना कार्सस की ओर बढ़ती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं आपको एक नया निशान दे दूंगी आपके इस सुंदर से चेहरे पर। यह सुनकर कार्सस घबराते हुए कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए और आपको मुझसे दूर रहना चाहिए। यह सुनकर टियन आश्चर्य से कहती है कि क्या सच में ऐसा हुआ था, और यह सुनकर ड्यूक कार्सस को एम्बेरस फील होता है और उनका चेहरा लाल हो जाता है। यह देखकर वह अपने चेहरे को अपने हाथ से ढक लेते हैं। टियन सोचती रहती है कि शायद ऐसा लगता है कि ग्रैंडफादर चैंडलर को उनकी माँ के बारे में गलत विचारों की गलतफहमी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब नहीं होंगे, शायद इसीलिए यह ऐसा होगा। 3 दिनों के बाद में ओलिवियर वापस अपने घर लौट रही थी और वो रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि टियन, अपनी बहन को बिल्कुल भी मत भूलना और अपने होमवर्क को करना भी मत भूलना। यह सुनकर टियन बाय बाय करते हुए कहती है कि हाँ, मैं अच्छा करूंगी, और ओलिवियर कहती रहती है कि आपको हर दिन मेरे बारे में सोचना होगा, हम कुछ दिनों में फिर मिलेंगे। ड्यूक चैंडलर एटियन से कहते रहते हैं कि तो फिर हम कैपिटल में मिलेंगे, और लेडी एटियन कहती रहती है कि ठीक है, हम उसी दिन मिलेंगे जब आप विला में आएंगे, तो मैं उसी दौरान उसे देख भी लूंगी। जाते जाते ओलिवियर कहती रहती है कि टियन, अपना ख्याल रखना, और यह देखकर टियन हल्का सा उदास होती है और सोचती रहती है कि सभी अब चले गए। ड्यूक कार्सस टियन को दुखी देखकर उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं कि क्या आपको दुखी महसूस हो रहा है। यह सुनकर टियन कहती है हाँ, और लॉर्ड कार्सस कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम जल्द ही फिर उनसे कैपिटल में मिलेंगे। वह दोनों ही अंदर आ जाते हैं और ड्यूक कार्सस कहते हैं कि इससे मुझे याद आया कि मेरे पास आपके लिए एक उपहार है जो कि आज ही आया है। मुझे खुशी होगी कि विला के लिए रवाना होने से पहले ही हम यहाँ के पूरे काम खत्म कर लें। टियन आश्चर्य से कहती है कि क्या गिफ्ट, वो भी मेरे लिए, और ड्यूक कार्सस कहते हैं कि हाँ, मैंने उस गिफ्ट को आपके कमरे में रख दिया है और आपको उसे चलकर देखना चाहिए। वह दोनों ही टियन के कमरे में आ जाते हैं और ड्यूक कार्सस कहते रहते हैं कि अपने बिस्तर के बगल में रखे टेबल के नाइट स्टैंड के पास में देखो, आपको वो दिख जाएगा। टेबल पर एक फोटो फ्रेम रखा हुआ था, जिसके पास जाकर टियन उस फोटो फ्रेम को उठाती है और उसे ध्यान से देखती है। उस फोटो फ्रेम को देखकर टियन बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि वह फोटो फ्रेम टियन और उसकी माँ का था, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे। ड्यूक कार्सस टियन को कहते रहते हैं कि जब चित्रकार मेरे पास आए थे तो मैंने उनसे इसे बनाने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके बिस्तर के पास में एक छोटी सी पेंटिंग रखना अच्छा होगा। और यह सुनकर टियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ड्यूक कार्सस कहते रहते हैं कि मुझे लगा कि यह जानकर आपकी माँ भी खुश होगी यदि उन्होंने भी इस चित्र को देखा तो। यह सुनकर टियन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं और वह स्माइल करते हुए कहती है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यह बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अगली रात टियन उस फोटो फ्रेम को लेकर सोती रहती है और सोचती रहती है कि ऐसे देखकर ऐसा लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ ही है, और अब से मैं इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी और विला में भी इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। इसीलिए मुझे आशा है कि जब मैं इसे देखती रहूंगी तो वह मेरे सपनों में आएंगी। टियन सोचती रहती है कि एक स्वादिष्ट पाई, मुझे इसका इंतजार रहेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इसके अलावा मैं आपको अपने पिता और अपने भाइयों के बारे में भी सब कुछ बताऊंगी, इसीलिए प्लीज माँ, मेरे सपनों में आओ और मुझसे मिलने आओ। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। डार्कनेस से भरी जगह को दिखाया जाता है, जिसमें कि एक गोल्डन हेयर लेडी को दिखाया जाता है, जिसने कि एक क्वीन का ताज पहना हुआ था। अचानक से वह लेडी एक पोर्टल खोलती है और वो पोर्टल बहुत ही ज्यादा रेड लाइट से ग्लो कर रहा था और वो बहुत ही ज्यादा डार्कनेस भरा था। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और वो कैपिटल की विला में पहुँच जाते हैं। टियन कहती रहती है कि यह विला तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और लेडियन स्माइल करते हुए कहता है कि यह एस्टेरियन के मेंशन की तुलना में तो कुछ नहीं, बहुत ही छोटा है। पैट्री कहता है कि फिर भी यह कैपिटल में सभी विला में से सबसे बड़ा है। अपने पिता के पास जाते हुए पैट्री कहता है कि क्या आपको नहीं लगता पिताजी, हम यहाँ बहुत ही तेजी से पहुँचे हैं। ड्यूक कार्सस कहते हैं कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वह वोल्फगैंग का घोड़ा एक बढ़िया घोड़ा है, जिसे हवा की शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है। वे कहते हैं कि जिस यात्रा में सामान्यतः कई दिन लग जाते हैं, उनमें केवल एक ही दिन लगता है जब उस घोड़े से यात्रा की जाती है। लेडियन स्माइल करते हुए टियन से कहता है कि टियन, हमने आपके कमरे को भी दोबारा से अच्छे से सजाया है, इसीलिए आपको उसे जाकर देखना चाहिए
और टीएन जाते हुए कहती है कि ठीक है। जल्द ही वह टीएन के कमरे में आ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, जिसे देखकर टीएन कहती है कि यह बहुत ही सुंदर है, मुझे यह पसंद आया। वहाँ पर बहुत सारे खिलौने भी रखे हुए थे, जिसे देखकर टीएन कहती रहती है कि वहाँ पर गुड़िया भी है। और फैक्ट्री कहता है कि ऐसा लगता है कि आपके आगमन की तैयारी में सभी ने कड़ी मेहनत की है। फैक्ट्री टीएन से कहता है कि क्या आपको यह सब पसंद आया, और टीएन स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, मुझे यह सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और फैक्ट्री कहता है कि इसका मतलब जब फेस्टिवल खत्म हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें टीएन को यही छोड़ना पड़ेगा। यह सुनकर टीएन घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। अचानक से उसकी एबिलिटी एक्टिव हो जाती है और वो चारों ओर गोल्डन लाइट बिखेरने लगती है। टीएन कहता है कि क्या यह इसीलिए है क्योंकि आप वापस से बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गई हैं। और टीएन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हाल ही में मैं इसे बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम हो गई थी, इसीलिए यह ऐसे ही नहीं निकलता। टीएन को उस वक्त की याद आती है जब वह पहली बार टेंपल में गई थी और उसके मैजिक के यूज करने से टेंपल का पानी पूरी तरीके से गोल्डन रंग में बदल गया था। टीएन की गोल्डन फिश उसके चारों ओर घूमने लगती है। उन्हें देखकर टीएन कहती रहती है कि मुझे लगता है कि यह छोटी फिश भी पहले से बहुत ही ज्यादा अलग प्रतीत हो रही है। फैक्ट्री कहता रहता है कि हाँ, आपने ठीक कहा, वह टीएन के चारों ओर गोल गोल घूम रही है। और टीएन उन्हें इस तरह का व्यवहार करते देखकर सोचती रहती है कि इन फिश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर वह इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। अचानक से सर्वेंट वहाँ आ जाता है और वो बाव करते हुए कहता है कि यंग मास्टर, यंग लेडी योहानेस, क्राउन प्रिंस आ चुके हैं। यह सुनकर फैक्ट्री कहता है कि इयान यहाँ, और लेडियन सोचता रहता है कि अभी तो हम विला में पहुँचे ही हैं और वास्तव में वह यहाँ पर आ भी गए हैं। और बटलर कहता रहता है कि वह आप सभी का ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर टीएन भी आश्चर्य से कहती है कि इयान यहाँ, क्या वह यहाँ आ गए हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और सेड्रिक कहता रहता है कि योहानेस, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको थका हुआ महसूस हो रहा है? इयान रोज कहते हैं कि इसकी चिंता मत करो, बस मुझे हल्का सा सिर दर्द है। सेड्रिक सोचते रहते हैं कि खैर यहाँ पर आने से पहले उन्हें डांटा गया था और इसीलिए उन्हें इसके बारे में चिंता हो रही होगी। वह हल्की सी स्माइल करते हुए कहते हैं कि फिर मैं मार्किस का अभिवादन करने जाऊँ। और प्रिंस इयान रोज अपने सिर को हिलाते हुए कहते हैं कि ठीक है, आप जा सकते हैं। क्राउन प्रिंस यह सोचकर परेशान होते रहते हैं कि लुमिनेरिया के ठीक बाद मुझे एक क्राउन प्रिंसेस को चुनना है, तो अब वे चाहते हैं कि मैं किसी भी औरत को पकड़ लूं और उससे शादी कर लूं। मेरा सिर पहले से ही बहुत ही ज्यादा गड़बड़ा रहा है और अब यह भी होना था। इन सब में कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि प्रिंस इयान रोज का मैजिक भी उसी तरह से अलग सा व्यवहार कर रहा था जिस तरह की टीएन का मैजिक अलग सा व्यवहार कर रहा था। प्रिंस इयान रोज अपने मैजिक को एक्टिव करते हैं और उसे देखकर वह कहते रहते हैं कि आखिर यह वापस से ब्लैक रंग का ही क्यों खुल रहा है, आखिर यह सब क्या हो रहा है, आखिर मेरे हाथ के आसपास इस तरह का ब्लैक ऑरा क्यों है। जल्द ही टीएन भी वहाँ आ जाती है और वो दरवाजे को खोलते हुए कहती है कि प्रिंस इयान, आप आ गए, आखिर आप कैसे हैं? और इयान कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। टीएन उनके पास आ जाती है और प्रिंस इयान रोज स्माइल करते हुए कहते हैं कि क्या मैडम मटेला की पोशाक आ गई है? टीएन कहती है कि मैंने सुना है कि वह इसे आज विला में भेजने वाले हैं, इसीलिए मैं इसके बारे में बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ। प्रिंस इयान कहते हैं कि इसके अलावा मैं आपसे उस गिफ्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसे आपने मुझे दिया था। मैंने उसे खोला तो यह सुनकर टीएन को बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस होता है और वो कहती है कि एक मिनट रुको। टीएन को बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा था और वो अपने एनिमल फॉर्म में आते हुए एक ढक्कन के नीचे छिप जाती है और कहती है कि अब आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। टीएन को इस तरह से छुपता हुआ देखकर इयान कहते हैं कि क्या सच में वह मुझे कुछ कहने को कह रही है? और वो कहते हैं कि टीएन, क्या सच में आप मुझे सुन सकती हैं? और टीएन अपने कानों को बंद करके सोचती रहती है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें यह पसंद आया होगा। टीएन को इस तरह से घबराते हुए देखकर प्रिंस इयान रोज उसे गले लगा लेते हैं और कहते रहते हैं कि टीएन, चिंता मत करो, वह बहुत ही अच्छी लाइट थी जिसके कारण वह उप आयाम अंदर से बहुत ही ज्यादा उज्जवल हो गया है, इसीलिए इतने अच्छे गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यह बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इस बात का उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उन्हें यह पसंद आएगा और टीएन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उनके हाथ से उतरकर चली जाती है। टीएन के जाते ही इयान अपने हाथ को देखते रहते हैं क्योंकि उनके हाथ की ब्लैक ऊर्जा चली गई थी और उसे देखकर वह सोचते रहते हैं कि यह सब टीएन की पावर की वजह से हुआ होगा। वो दोनों भी बाहर ही खड़े होते हैं और लेडियन अंदर आते हुए कहता है कि क्या आप दोनों की बात खत्म हो गई तो हम अंदर आ सकते हैं। फैक्ट्री कहता रहता है कि अब हमें चलना चाहिए, हम थक गए हैं। और योहानेस कहते रहते हैं कि हालांकि यहाँ पर हमें 20 मिनट से भी कम समय हुआ है। और लेडियन कहता है कि इतना लंबा समय काफी है। अगले आफ्टरनून लेडी एटियन ने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन रखी थी और उसे देखकर वह कहती रहती है कि मुझे लगता है कि यह अच्छा होना चाहिए, मेरी स्कर्ट लंबी है इसीलिए मुझे सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। लेडी एटियन अपने साथ कुछ लेकर आई थी और वो रे को देते हुए कहती है कि मैंने बच्चों के लिए बाहर की सभी जरूरतें पूरी कर ली हैं, इसीलिए मैं
मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ ना रे? रे उनके हाथ से बैग लेते हुए कहती है कि हाँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं लेडी एडियन। जल्द ही ड्यूक कार्सिस भी वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इसके लिए आपका शुक्रिया एडियन, आप वैसे ही वोल्फगैंग से संबंधित कार्यों में व्यस्त रही होंगी। लेडी एडियन कहती है कि यह तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वोल्फगैंग का विला इसके पास ही है। लेडी एडियन टियन से कहती है कि तो फिर मैं चलती हूँ और अब हम शाम को प्लाजा में मिलेंगे। और टियन स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लुमिनेरिया का दिन आ ही गया था और लॉर्ड कार्सिस टियन की ओर बढ़ते हुए कहते हैं कि आखिरकार आज का दिन आ ही गया, वह दिन जब मैं अपनी बेटी को दुनिया को दिखाऊंगा। टियन अपनी लुमिनेरिया की ड्रेस में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी और वो व्हाइट और पर्पल कलर की थी, जिस पर की गोल्डन कलर की लेस लगी हुई थी। ड्यूक कार्सिस कहते हैं कि आज आप बहुत ही ज्यादा शाइन कर रही हैं और किसी और से भी अधिक मूल्यवान है। बहुत से लोगों की आंखें आप पर ही होंगी, लेकिन इन सब में सबसे जरूरी बात यह है कि आपको किसी भी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका परिवार और एस्टीरियन के सभी लोग आपकी रक्षा के लिए आपके साथ हैं। यह सुनकर टियन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ड्यूक कार्सिस कहते हैं कि टियन, क्या आप मेरे साथ लुमिनेरिया स्क्वाटर तक चलना पसंद करेंगी? और टियन कहती है कि यस फादर।